काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर ऑन विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि इससे पिछले लेक्चर में अपन ने तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस किया। जबकि इससे फर्स्ट लेक्चर सबसे पहला लेक्चर जो था उसमें अपन ने एवरेज एंड इनिशियल रेट को देखा तथा क्या होती है इसके इंट्रोडक्शन भी किया था चैप्टर का। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा वे कारक जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में बात करूं तो क्या कहते हैं बच्चों, वे कारक जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करे। इन कारक को अपन अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा कारक पढ़ते हैं, देखिए इधर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए सबसे पहले अपन देखने वाले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक, यानी बच्चों इससे क्या कहते हैं, अभिकर्मक की भौतिक अवस्था। किसकी फिजिकल स्टेट, अभिकर्मक की, अभिकर्मक की भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था तो आप जानते होंगे कौन कौन सी होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। यानी गैसियस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। कोई गैसीय स्टेट का रिएक्टेंट है, कोई अपने पास कैसा है, लिक्विड स्टेट का रिएक्टेंट है। कैसा है, लिक्विड स्टेट वाला है। और कोई अपने पास सॉलिड स्टेट वाला है। कौन है, सब किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, अभिकर्मक की बात कर रहा हूं। तीन टाइप्स के अपने पास रिएक्टेंट है। आपसे पूछ ले बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी। सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे उनकी रेट मिक्सिंग होने या रिएक्शन करवाने की रेट ज्यादा होगी, यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा उनकी रेट ज्यादा होगी, या फिर सॉलिड या गैस के मॉलिक्यूल्स, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अपने को जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर किसकी ज्यादा होगी, ये जानना है। तो ध्यान से सुनो, अपन ये पढ़ते आ रहे हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। रैंडमनेस मतलब अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं। अब बात करो मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े पास, मतलब इतने गैसियस स्टेट के जितने मॉलिक्यूल्स दूर होते इतने दूर नहीं, मतलब पास पास होते हैं। ये क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, इतने दूर नहीं। जबकि सॉलिड की बात करोगे इनके तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, आपस में जुड़े हुए, कॉन्जुगेट, ऐसे ऐसे। मतलब इनको तो ना कंप्रेस होने के लिए जगह है, इनके लिए क्या कंप्रेस करोगे, इनको दबा सकते हो, और कहां से दबाओगे, जगह ही नहीं स्पेस बीच में। अच्छा, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। अब बात ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कराओगे तो रेट ज्यादा होगी। माना कि एक रिएक्टेंट ये अभिकर्मक, एक अभिकर्मक अपने पास ये है, और एक अभिकर्मक अपने पास कौन सा है, ये। मतलब दोनों कैसे है, दोनों ही सॉलिड है अपने पास। कैसे है, सॉलिड है, ठोस है, ठोस। अच्छा, ये कैसे लिक्विड, एक और लिक्विड है, ये एक और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। ये इन दोनों की क्रिया करवा रहे आप, ये भी लिक्विड है और ये भी कैसा है, लिक्विड है। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स की आपस में आप रिएक्शन करा रहे हैं। यहां आप एक गैस का ये, एक अदर गैस का मॉलिक्यूल्स ये दोनों, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये अभिकर्मक। तो इनकी आप जब आपस में क्रिया कराओगे तो अपने को ये जानना है कि रेट यानी अभिक्रिया होने की जो स्पीड होगी वो किसकी ज्यादा है, कौन किसमें जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें देखो बात ये, अपन 11th क्लास में गैसियस स्टेट पढ़ा है। गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमनेस करते रहते हैं, मुक्त गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से गमन करते रहते हैं। जाना कि नहीं जाना, यानी ये क्या करते हैं, रैंडमनेस इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। किनकी, गैसियस मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या होती है बच्चों, अनियमित रूप से, हिंदी में क्या कहोगे, अनियमित गति। किनकी, गैसियस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी। अब देखो गैसियस मॉलिक्यूल्स की अनियमित गति ज्यादा क्यों, क्योंकि इनकी काइनेटिक्स एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब काइनेटिक्स एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये क्या करेंगे, रैंडमनेस इनकी ज्यादा होगी।
अब रैंडमनेस ज्यादा होने के कारण इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कौन सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अब काइनेटिक्स एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब रैंडमनेस भी क्या होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी। अब रैंडमनेस ज्यादा होगी तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। अब सक्रियण ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनने की दर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ गए बात। यानी अच्छा, ये जबकि गैस लिक्विड की बात करूं, इनके मॉलिक्यूल्स इतने रैंडमनेस गति नहीं करते, इनके बीच में टक्कर नहीं होगी। देखो ये जो रैंडमनेस इनकी ज्यादा है, इधर उधर ज्यादा घूमेंगे, इनके बीच में टक्कर, कॉलिजन थ्योरी पर पढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत। ये जो कॉलिजन टक्कर ज्यादा होगी, अब ज्यादा टक्कर होगी तो आपस में रिएक्ट करने की, आपस में जोड़ने की दर ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसका मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, लिक्विड से। लिक्विड की ज्यादा अपेक्षा ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड से। फर्स्ट फैक्टर था अपने पास कौन सा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी क्या होगी, रेट ज्यादा होगी, देन उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। बात समझ गए नहीं समझे, क्या कारण है इसका, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेकंड देखिए, मैं बात करता हूं किसकी। फर्स्ट ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट की बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपके पास आ जाए गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाए कौन से, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। आपसे पूछते बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो आप क्या बताओगे, ये वाला बता दोगे। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको डाउट रहेगा। सेकंड देखो अपने पास पढ़ते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान से सुनो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, किस प्रकार इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देख लीजिएगा इधर, सेकंड अपने पास है रेट ऑफ क्या रे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इजीली बढ़िया वे में आपको बुक की हेल्प से ये नोट्स यहां से बनाना है। अपनी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, बुक की हेल्प लोगे, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, बाद में ये नहीं बोलोगे हमें बोला नहीं कि सर कहां से कैसे करें। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको नोट्स बनाते वक्त प्रॉब्लम हो रही है तो आप बुक की हेल्प लेना है। कौन सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, ध्यान रहे, तो बुक की हेल्प से यदि आप पढ़ोगे तो बोर्ड टाइम अपन एक बार और बुक को देखेंगे जिससे कि अपने की प्रॉब्लम कम हो। सेकंड देखो अपने पास फैक्टर है कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब लो सर, सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, किसका देख रहे हैं, वो भी अभिकारक का देख रहे हैं, अभिकर्मक का। किसका, रिएक्टेंट मतलब अभिकर्मक का। अब अपन बात करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होती है। तो ध्यान से सुन लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, देखो अपने पास एक तो ये मॉलिक्यूल्स है किसके, रिएक्टेंट के, इतनी साइज के, इतने इतने बड़े, अरे अच्छा अच्छा, ये लो, अच्छा ये लो, ये लो, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स किसके, रिएक्टेंट के। एक अपने पास क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ऐसे ऐसे, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को ये बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, कौन से मॉलिक्यूल्स के, मतलब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में, दो, एक रिएक्टेंट ऐसा मॉलिक्यूल्स वाला छोटा छोटा, दूसरा वाला भी छोटे मॉलिक्यूल्स है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरा ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट की बात करें। अब बताओ मेरे को सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। यानी आप इसको लिक्विड में घोलने जा रहे हो, माना कि चलो एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में चलो ये शुगर है, माना कि ये शुगर है। आपने देखी होगी मार्केट में दो टाइप की शुगर मिलती है, दो टाइप की शुगर, कौन सी, C12 H22 O11, ये है। अच्छा, एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर लिया, चलो ये क्या अपने पास H2। यहां पर भी आपने एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर लिया। अब इस वाटर में आप क्या डाल रहे हो, ये शुगर डाल रहे हो, है ना। दो टाइप्स की, एक तो बड़े दाने वाली, एक छोटे दाने वाली। तो पहले कौन सी घुल जाएगी, ये घुल जाएगी पूरी या ये, सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा वही घुलेगी। अच्छा, सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, इसके देखो सरफेस एरिया की बात कर, एक मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस एरिया ये मिल रहा है, इसका देखो अमाउंट दोनों की बराबर है,
तो सरफेस एरिया ज्यादा किसमें मिल रहा है, इसमें। यानी सरफेस एरिया ज्यादा होने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रहे, अभिकर्मक के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होती है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, इसका। तो बताइए मेरे को, रेट भी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। यानी ये जल्दी भूलेगी, आप ये देखना बाद में भूलेगी, ट्राई कर लेना भले, है ना। तो ये अपने पास हो गया फैक्टर किसका, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो थर्ड अपन देखते हैं कौन सा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इधर देखिए, अब अपन देखते हैं क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हो रे, अभिकर्मक की प्रकृति। क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हिंदी में बात करो तो क्या कहते हैं रे, अभिकर्मक की, कर्मक कौन लिखो, रिएक्टेंट्स, अभिकर्मकों की प्रकृति। कैसे, अभिकर्मक की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करते हैं। तो इधर देखो, एक तो मेरे पास कैसे है, आयनिक रिएक्टेंट है। कैसे, आयनिक रिएक्टेंट है, आयनिक, समझते हो ना, आयनिक अभिकर्मक है, आयनिक अभिकर्मक। जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक सोडियम क्लोराइड है और एक मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। ये भी कैसा है, आयनिक, ये भी कैसा है, आयनिक। यानी दोनों पास रिएक्टेंट मेरे कैसे है, मेरे पास दोनों ही आयनिक है। अब देखो, आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कोई मॉलिक्यूल्स, तो इन आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ये जो आयनिक मॉलिक्यूल्स इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। अब देखो बात किसकी कर रहा हूं मैं, इनके मॉलिक्यूल्स की। कौन से मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स। अब आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में होता क्या है, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो ना, ना तो इनके बीच में कोई बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में। ओनली ऑन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक प्रकार के फोर्स से ये जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। जैसे बात करें, ये एक Na मेरे पास है प्लस और एक Cl माइनस, इनके दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न तो यहां पर बॉन्ड टूटने हैं और न ही यहां पर बॉन्ड बनने हैं, यहां तो ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होना है, बस यही होना है। जैसे ही किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये तो क्या हो जाते हैं, आयनों में टूटे, आयनों में टूट जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही आपने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, एक्वस विलियन मतलब जलीय विलियन में डाला, तो जलीय विलियन में डालते ही ये क्या हो जाएंगे, आयनों में डिसोशिएट हो जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे। अब आयनों में टूट गए हैं, अपने को कोई रिएक्शन करवानी है तो इनको ओनली फॉर क्या होना है, एक्सचेंज ही होना है ना। अपन ने देखो आयनिक रिएक्शन अभी देखी थी, मॉडरेट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स को क्या होना, ओनली फॉर एक्सचेंज ही होना है। जबकि कोवैलेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बंद होते हैं बीच में। जबकि यहाँ पर क्या है, ओनली फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो आयनों में टूट गए। आयनों में कैसे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब क्या करना है, प्लस माइनस साइन ही एक्सचेंज करना है, तो बंद क्या जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसा होता है बच्चों, ये सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है, व्हाइट PPT बन जाएगी। PPT मतलब अवक्षेप बन जाएगी, किसका, इसका। इसके साथ और क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। बात समझ गए ना। यानी ये जो आयनिक रिएक्शन होती है ना, ये आपको कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है रे, कितना टाइम लेती है, 10⁻⁻⁶ सेकंड में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन है। अब फास्ट रिएक्शन कब होगी, जब
बॉन्ड तो न तो टूटने में टाइम लगेगा न बनने में टाइम लगेगा, तभी होगी नहीं। यहाँ तो कोई बॉन्ड ऑफ है ही नहीं, यहाँ तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक सॉल्यूशन में डाला तो आयनों में टूट के, टूटते ही आप उसमें क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी आपने जैसे ही कंटेनर में डाला रिएक्शन कराने के लिए, देखोगे नहीं उससे पहले रिएक्शन कंप्लीट। बात समझ गए? अच्छा, तो अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, ये तो हो गए आयनिक रिएक्टेंट। तो आयनिक रिएक्टेंट की क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। यदि आयनिक रिएक्टेंट है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब ज्यादा होती है। कितनी, 10⁻⁻⁶ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। जबकि अब नेक्स्ट अपन सेकंड देखते हैं, कोवैलेंट रिएक्टेंट हो। कैसे रिएक्टेंट, कोवैलेंट रिएक्टेंट। अब कोवैलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोवैलेंट को कहते हैं सहसंयोजी। कैसे, सहसंयोजी अभिकर्मक। कैसे रिएक्टेंट है अपने पास, सेकंड कोवैलेंट रिएक्टेंट है। कैसे है, कोवैलेंट रिएक्टेंट। अब कोवैलेंट रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सहसंयोजी अभिकर्मक। सहसंयोजी अभिकर्मक। अब इनको अपन देख लेते हैं, इनकी कोई रिएक्शन हो रही है तो उनकी रेट क्या होगी। तो इधर देखिए, जैसे कि अपने पास यदि कोवैलेंट रिएक्शन है, कोवैलेंट रिएक्टेंट है, कोवैलेंट रिएक्टेंट है, तो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं बच्चों। कौन से बॉन्ड होते हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इनकी रेट क्या होगी, हाई होगी या स्लो होगी, तो देख लेते हैं अपन। जबकि आयनिक रिएक्शन की रेट क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट एकदम हाई रेट होती है किसकी, आयनिक। लेकिन कोवैलेंट की क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल्स ले देता हूं। कोवैलेंट रिएक्शन जैसे N2+, इससे पहले भी मैं बताइए क्या 3H2 क्या बन रहा था, 2NH3। ये भी कैसा था, गैसियस। ये भी कैसा था, गैसियस। ये भी कैसा है, गैसियस। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। यहां पर ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन, देखो मॉडरेट रिएक्शन में बता रहा था। अब देखो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। किसके बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड होते हैं। चलो ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। यहां पर नए बॉन्ड बने किसके बीच में, नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बीच में। अब मेरे को ये बताइए, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे। ये क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। यहां क्या होंगे, बॉन्ड टूटेंगे, बंद कर टूटेंगे, क्या होंगे, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड टूटते हैं। जबकि प्रोडक्ट में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड का बनना, यानी बंद यहां पर क्या होते हैं, बनते हैं। अब देखो यहां बॉन्ड टूटते हैं, यहां बॉन्ड बनेंगे, तो टाइम तो लगेगा। यहां क्या होता है, टेक्स टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा ही। किसमें, बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में लगेगा ना टाइम। अच्छा, इसलिए ये जो रिएक्शंस होती है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। किसकी अपेक्षा, आयनिक रिएक्टेंट की अपेक्षा। बात समझ गए? तो 2 पॉइंट हो गए अपने पास किसके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बात करे थे। सबसे पहले आयनिक रिएक्टेंट या दूसरा कोवैलेंट रिएक्टेंट। बात समझ गए? तो देखिए इन रिएक्टेंट के बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिकर्मक तथा अभिकारक तथा उत्पाद की स्थायित्व के बारे में अपन देख लेते हैं। तो इधर देखो, कितने हो गए, 3, ये 4th अपना। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, किसकी बात करते हैं, रिएक्टेंट की बात करते हैं। अब लो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का स्थायित्व, अभिकारक का स्थायित्व। सर हिंदी में ये लो, अभिकर्मक का स्थायित्व की बात करूं तो ध्यान से सुन लो। अभिकर्मक का स्थायित्व यदि ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन और अभिकर्मक की स्टेबिलिटी की बात करूं तो दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, किसकी, रिएक्टेंट, अभिकर्मक की मैं स्थायित्व वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन की यदि बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगी, जब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होती। ऐसा क्यों भाई, कोई स्टेबल भाई रिएक्शन कब होती है, स्टेबिलिटी को भाई गेन करने के लिए कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो तभी होगी।
क्यों ऐसे हो जाएगी रिएक्शन, जैसे कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है और स्टेबिलिटी कम हो रही है, चलो रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ही होगा। यानी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी रिएक्टेंट पहले से ही स्टेबल है तो रिएक्शन होने के लिए कहाँ जरूरत है, रिएक्शन को होने के लिए क्यों आवश्यक है, होगी ही नहीं ना। यानी बात यह है, यदि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कब होगी, कम होगी, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगी। यदि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए जैसे एग्जांपल्स की बात करूं मैं, तो एक तो मैं क्या ले रहा हूं, ब्यूटेन, कौन सा ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ब्यूटेन, ब्यूट टू इन, क्या ले रहा हूं, ब्यूट टू इन, ये क्या अपने पास ब्यूट टू इन, इसको मैं क्या करूं, केमिकल आईयूपीएसी नाम तो जानते होंगे। अच्छा, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ करा रहा हूं, एक रिएक्शन ये। दूसरी रिएक्शन अपने पास कौन सी है, मैं क्या कर रहा हूं, ब्यूट वन इन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ब्यूट वन इन, ये कोई केमिकल रिएक्शन, इसके रिएक्शन मैं हाइड्रोजन के साथ करा रहा हूं। मेरे को ये बताओ फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, कौन सी स्लो रिएक्शन होगी, समझ रहे हो ना। तो आप कौन सी फास्ट बताओगे, कौन सी स्लो बताओगे, वो बताओ मेरे को। तो अब देख लीजिए इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 ये 3 ये 3 ये, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने रे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें, इसमें, इसमें कितने 2 और 1, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें, इसमें। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन आप जानते होंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। अब अति संयुग्मन देखिए बच्चों, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जानते हो नहीं जानते हो, मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, नो बॉन्डिंग मतलब अबंधित, नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा बनेगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बनेगी, यानी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी, जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, इसकी, ये मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है। अच्छा, ये देखो तो इसकी अपेक्षा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कम अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कम नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी ये क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल, किसकी अपेक्षा, ब्यूट 2 इन की अपेक्षा ब्यूट 1 इन क्या है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब आपको ये बॉन्ड ब्रेकिंग करना है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन ये लगाना है, ये एक तो रिएक्शन ये हुई। ये रिएक्शन क्या होती है बच्चों, स्लो होगी। स्लो क्यों होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब इसकी बात करूं तो ये भी रिएक्शन होगी, बनेगा तो क्या, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही बन रहा है, CH2 CH2 CH3, प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करूं यहां पर तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है, कम स्टेबल है। अब कम स्टेबल है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट है, यानी फास्ट होगी, समझ रहे हो ना बात, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा होगी। तो बात ये समझ गए। फोर्थ अपना पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, बात समझ गए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं किसका, किसका लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का लेते हैं। किसका लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब मेरे को ये बताइए, यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी या कम, ये बताइए। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब प्रोडक्ट कोई स्टेबल ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए इधर बात करता हूं मैं किसकी, फिफ्थ पॉइंट अपना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्थायित्व, प्रोडक्ट का स्थायित्व। तो ध्यान रहे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए कि नहीं समझे, क्यों होती है, इधर देखिए, कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब स्टेबिलिटी गेन करती है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है तभी होती है। तो यहां पर जैसे मैं कोई एक रिएक्शन ले रहा हूं CH3COOS, अपने पास एसिटिक एसिड है,
इसको मैंने कहीं डाला एक्वा सॉल्यूशन में तो आयनों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस एसीटेट बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? H+। ये एसिटिक एसिड, ये क्या एसीटेट और ये हाइड्रोजन आयन। अब देखिए इधर एक और रिएक्शन है जिसमें फॉर्मिक एसिड है। इस फॉर्मिक एसिड को मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डाला। देखो ये वीक एसिड होते हैं तो इनका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, आप इन बात करेंगे आगे। इसको मैंने जब एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो ये भी टूटेगा आयनों में। कैसे टूटेगा? HCOO माइनस फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मेट, प्लस क्या बन जाएगा? H+। ये कोई अभिक्रिया है। अब मेरे को ये बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी? उसकी ज्यादा होगी जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इधर देखिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसा? ऐसा, ये ऐसा है। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर इसको देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर देखो यहां पर कौन सा लग रहा है इफेक्ट? +R इफेक्ट लग रहा है। यानी ये क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यहां क्या कर रहा है? चार्ज को, आयंस को, चार्ज को क्या कर रहा है? चार्ज को बढ़ा रहा है। तो किसी भी एटम पर यदि चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात अपन जानते हैं या नहीं जानते? भाई देखो, किसी भी आयन पर, किसी भी एक एटम पर चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर देख ली, ये को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज को देंगे अपन तो उस पर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। जबकि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। यानी ये क्या कर रहा है? +R इफेक्ट के थ्रू और अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं। कहां पर? इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये तो अनस्टेबल है। चलो ठीक है, देखो इसको देख लो। यहां पर देखिए, इतना भारी भरकम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आयन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है क्या? नहीं है। यानी यहां पर क्या हो रहा है? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने के कारण इस रिएक्शन की रेट की बात करूं तो सेकंड रिएक्शन, ये तो है फर्स्ट रिएक्शन और ये है अपनी सेकंड रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो बताइए किसकी ज्यादा होगी? सेकंड रिएक्शन की रेट ऑफ ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा? फर्स्ट की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है किसी एटम पर, जबकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला इतना कोई बड़ा एटम नहीं है। तो यहां पर बताइए क्या होगा? स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा? फर्स्ट की अपेक्षा। बात समझ गए? यानी अब एसिडिटी किसी भी, अपन देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से एसिडिटी एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर पढ़ रहे थे, अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। तो अम्लीय यहां पर प्रकृति ज्यादा किसकी होगी? इसकी। यानी फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है? क्योंकि यहां पर जब H+ देने के बाद जो स्पीशीज बनेगी यानी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो एसिडिक नेचर ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर कम होंगे। बात समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा मैं कोई एक रिएक्शन दूंगा आपको, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें। देखिए लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? कोई भी एटम का क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तथा फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास क्या है? 2-मेथिल प्रोपेन। क्या है? 2-मेथिल प्रोपेन। ये ला 2-मेथिल प्रोपेन, ये है। अच्छा, मैं क्या करूंगा? लाइट की प्रेजेंस, इसमें लाइट डालूंगा इस पर। S न्यू क्या होता है? लाइट। क्या है? लाइट। अब लाइट की प्रेजेंस में इनका क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब देखो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उसके थ्रू क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे? CH3 CH3 फ्री रेडिकल और ये लो फ्री रेडिकल, इस टाइप के। अब देखो एक तो ये बना, अब दूसरा मेरे पास कैसा है? ऐसा है। कैसा? ब्यूटेन प्रोपेन है। क्या है मेरे पास? प्रोपेन है। ये ऐसा कोई सबस्टेंस। इसमें मैंने क्या किया? लाइट डाली, प्रकाश डाला, सूर्य का प्रकाश। S न्यू क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, है ना। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने क्या करी? लाइट डाली, तो लाइट डालने पर इसका भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। माना कि ये इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक मतलब समांश बंध विखंडन। क्या होता है? समांश बंध विखंडन, बंध विखंडन।
समझे कि नहीं समझे? अच्छा, समान संबंध विखंडन होगा तो बनेगा क्या? सी हाइड्रोजन CH3, यहाँ पर फ्री रेडिकल और क्या बन जाएगा? एक फ्री रेडिकल और, ऐसा। अच्छा, अब देखो ये रिएक्शन है ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैसी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखो ये तो फ्री रेडिकल बना है, कैसा? 3 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये कैसा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये कैसा है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल है या नहीं? अच्छा, जानते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों कह रहा हूं मैं? इस कार्बन पर लगे तीनों एल्किल ग्रुप है या नहीं? इस कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब 2 डिग्री। ये कैसा है? 3 डिग्री है। तो यहां पर देखिए इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पड़ा क्या? 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं? 3 और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, अब ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा। अति संयुग्मन ज्यादा होगा, इसका मतलब नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें ज्यादा बनेगी? इसमें ज्यादा बनेगी। इसका मतलब इसमें नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी तो स्टेबिलिटी इसकी मोर स्टेबल होगा। कौन सा? ये वाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। इसका मतलब रिएक्शन की रेट की बात करूं, ये फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकंड रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो फर्स्ट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? सेकंड रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि बने प्रोडक्ट इसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से नो बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा? अपने पास प्रोडक्ट मोर स्टेबल, इसका मतलब रिएक्शन की रेट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है। समझ गए बात? अच्छा, अब देखो अपन बात करते हैं किसी रेडिएशन किसकी? रेडिएशन मतलब विकिरण की प्रकृति, नेचर ऑफ रेडिएशन। इधर देखो अपना जो 5th पॉइंट है वो है 6th नंबर, नेचर ऑफ रेडिएशन। फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का 6th पॉइंट है अपने पास, नेचर ऑफ यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इधर देखो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है 6th नंबर, क्या? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हिंदी में बात करूं तो क्या कहते हैं? विकिरण की तीव्रता। क्या कहते हैं? विकिरण की तीव्रता। इधर देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूं तो इधर देखो विकिरण की तीव्रता की बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। तो इधर देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब देखिए इधर मैं बात कर रहा हूं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी, इसके बारे में डिस्कस। इधर देखो जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 2HCl। ये कोई केमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह सकता हूं मैं, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक ही बात है। अब एस न्यू क्या है? कोई अपने पास लाइट है, प्रकाश है, क्या है?
प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। अच्छा, इंटेंसिटी की प्रेजेंट में ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसके अलावा जैसे मेरे पास CH4 मीथेन है, में क्लोरीन की प्रेजेंस तथा लाइट की प्रेजेंस में, ये लो लाइट, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही मैंने लाइट डाला तो क्या होंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे, रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? इसमें क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। समझ गए? इसके साथ क्या बन जाएगा? HCl। अब देखिए इधर ये कोई केमिकल रिएक्शन, ये कैसी है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? फोटोसिंथेटिक अभिक्रिया भी कहते हैं इनको। क्या? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, फोटो केमिकल रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। इधर देखो ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये वाली, इनमें ये जो लाइट है, इस लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? देखो कोई भी लाइट होती है ना, लाइट, प्रकाश, ये जो प्रकाश है क्या है? लाइट, प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश कौन सा? सूर्य का प्रकाश, कोई लड़का नहीं। कौन सा? सूर्य का प्रकाश। यदि लाइट ज्यादा होगी, लाइट यदि ज्यादा होगी, इसका मतलब लाइट किससे बनी होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल से, स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। किनसे? स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से। किनसे बनी होती है? देखो अपन 11वीं क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये जो लाइट है ये किससे बनी होती है? स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है? E इक्वल टू, जिसको अपन क्या कहते हैं? ये जो स्मॉल पार्टिकल है इनको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। अब ये जो फोटोन है, इन फोटोन की एनर्जी को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है? h, ये कहते हैं। अच्छा, यदि किसी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसमें इसका मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, इंटेंसिटी। यदि किसी लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता यदि ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फोटोन है ये क्या है? फोटोन। अच्छा, अब फोटोन की ऊर्जा h नहीं है तो ये फोटोन ही है इस तरह से। यानी क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ज्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात नोट कर लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी सिटी ऑफ लाइट की बात करूं मैं, प्रकाश की तीव्रता की बात करूं, ध्यान रहे ये समानुपाती होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट समानुपाती होती है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन जब ज्यादा होगी तब, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा, यदि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही अधिक। बात समझ गए? पक्का? तो देखो, तो ये तो बात हुई किसकी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट किससे बनी होती है? स्मॉल पार्टिकल से। उनको अपन क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। ये जो E इक्वल टू एच न्यू है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, यानी 150 वोल्ट का बल्ब लगाया है, 100 वोल्ट का बल्ब लगाया है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगी? 100 वोल्ट की। यानी प्रकाश ज्यादा किसका आएगा? 100 वोल्ट वाले का। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होने के साथ साथ केमिकल रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ गई? पक्का? अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो बात हुई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्या? कौन सा? कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इसके अलावा एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट होते हैं, उनकी भी रेट के पर इफेक्ट के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसका? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। कितने हो गए? 6th 7th अपन बात करते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। मतलब समांगी व विषमांगी अभिकर्मक। अच्छा, समांगी एंड विषमांगी अभिकर्मक। समांगी मतलब दोनों अभिकर्मक। भाई अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 2 तो रिएक्टेंट होने चाहिए। दोनों ही रिएक्टेंट क्या है? होमोजीनियस है। और दोनों ही रिएक्टेंट कैसे है? हेट्रोजीनियस है। दोनों आप रिएक्शन करा रहे हो, तो एक तरफ होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड एक तरफ हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। तो इनकी क्या होती है बच्चों? होमोजीनियस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी क्या होगी? क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। रिएक्टिविटी
क्या होती है, लेस होती है, इनकी क्या होती है, हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो होमोजीनियस रिएक्टेंट होते हैं ना, इनकी क्या होगी, कॉलिजन ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी। क्या होगी इनकी, कॉलिजन ज्यादा होगी। क्या होगी, टक्कर ज्यादा होगी। क्या होगी, टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी। किसमें, होमोजेनियस रिएक्टेंट में। अब कॉलिजन ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट आपस में रैंडमनेस ज्यादा होगी, मतलब कॉलिजन ज्यादा हो रही है, कॉलिजन ज्यादा, टक्कर ज्यादा होगी तो आपस में जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ होमोजेनियस रिएक्टेंट इज मोर देन रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोजेनियस रिएक्टेंट। रिएक्टिविटी लेस होती है बिकॉज क्या होती है, लेस कॉलिजन, टक्कर इसमें क्या होती है, कम होती है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए? अच्छा, तो ये तो बात होगी होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्टेंट की। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अपने टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन की। तो नोट कर लेते हैं इसको भी। इसके अलावा एक कैटालिस्ट को, इसको चलो पहले देख लेते हैं। कैटालिस्ट, 8वां पॉइंट अपना कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब मतलब बढ़ाता है, वेग को कम भी करते हैं, लेकिन अपन बढ़ाने वाले कैटालिस्ट को पढ़ेंगे। कैटालिस्ट हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अब ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते भी है, कम भी करते हैं, लेकिन अपन कौन से पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाले। उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखते हैं अपन। इधर देखो, ये अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये है अपने उस केमिकल रिएक्शन का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो रही है इधर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये क्या अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे A + B दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और बन क्या रहा है, C + D, ऐसी कोई रिएक्शन है, मैंने कोई कैटालिस्ट यूज किया है। आप देखिए ये कोई रिएक्टेंट की एनर्जी है, भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की भी एनर्जी तो होती है ना, पोटेंशियल, कुछ तो एनर्जी होगी, थोड़ी बहुत तो टक्कर होगी ना, कैटालिस्ट के बिना भी थोड़ी बहुत तो रिएक्शन होगी, यानी इतनी एनर्जी पहले से। ये तो एनर्जी किसकी है, केवल और केवल रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ध्यान रखना एक एक बात। अच्छा, इन A + B की किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा। ये देखो एनर्जी ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, रे कम होती है। तो प्रोडक्ट कब बनेगा, जब लेस एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब एनर्जी कम होगी। बात सुनो, एनर्जी ज्यादा होने के साथ साथ स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब देखो इसकी एनर्जी चलो ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा तभी तो रिएक्शन होगी। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये क्या बना, प्रोडक्ट बना क्या, C + D। अच्छा, ये जो अपने पास स्टेट है ये सक्रियण अवस्था है, सक्रियण अवस्था, एक्टिवेशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रियण अवस्था है, सक्रियण अवस्था। ये जो सक्रियण अवस्था है यानी यहाँ पर A के बीच में बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, किसके बीच में, C and D बन रहे हैं, यानी ये जो A and B है इनकी क्या होंगे, सक्रियण अवस्था बनेगी ऐसे। अच्छा, ये जो एनर्जी है इसको, एनर्जी को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल कौन सा है, सक्रियण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EA से। ये जो सक्रियण ऊर्जा है ना, ये विदाउट कैटालिस्ट है, बिना कैटालिस्ट के, विदाउट कैटालिस्ट है। यदि इसमें कैटालिस्ट आप डाल दोगे उस कंडीशन में नया खेल होगा। आप देखो ये तो विदाउट भाई कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसको क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को क्रॉस करना पड़ता है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब यदि इस रिएक्शन को आपको कराना है तो इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करना होगा। यदि ये रिएक्टेंट इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तभी जाके क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब देखो मैंने क्या किया, इसमें कोई कैटालिस्ट यूज कर लिया, कोई उत्प्रेरक डाल दिया। यदि मैं उत्प्रेरक डालूंगा तो क्या होता है, ये जो कोई रिएक्टेंट है ना,
ये देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है? इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अब ये आ गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? ये वाली। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब क्या कर देता है? कैटलिस्ट क्या कर देता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना अपने पास, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी? ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है? सक्रियण ऊर्जा है। कौन सी है रे? सक्रियण ऊर्जा कौन सी है? कैटलिस्ट की उत्प्रेरक युक्त। कौन सी है? उत्प्रेरक युक्त रिएक्शन की। अच्छा, अब देखो होता क्या है, मैंने उत्प्रेरक डाला किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। यदि उत्प्रेरक नहीं डालता तो सक्रियण ऊर्जा ये गेन करनी होती है इस रिएक्टेंट को, तब जाके प्रोडक्ट बनता, मतलब टाइम ज्यादा लगता कि नहीं लगता। अब मैंने जैसे उत्प्रेरक डाला तो इसने क्या किया? इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यानी बात यही है, कैटलिस्ट क्या कर देता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके बढ़ाता है। जो कैटलिस्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट की अमाउंट एंड उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता। ध्यान रहे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, माना कि ये मैंने 5 ग्राम कोई क्या किया? उत्प्रेरक लिया है और ये रिएक्शन कराई, आप कह रहे उत्प्रेरक रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। चलो इसने बढ़ा दिया, ये प्रोडक्ट पहले 10 सेकंड में बन रही थी, अब 5 सेकंड में बन रहा है। यानी इस केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया, लेकिन ये उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट होने पर, पूर्ण होने पर क्या होगा? इसकी अमाउंट यही रहेगी, 5 ग्राम ही रहेगी। बात समझ गए नहीं समझे? अच्छा, तो बात यही है। उत्प्रेरक एक ग्राफ बना लेना बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब देखो ये जो ऊर्जा है ना बच्चों, बात सुन लो, ये वाली ऊर्जा मैं ऐसा यहां रिप्रेजेंट करूं, वहां पर ये वाला एनर्जी लेवल, ये सक्रियण ऊर्जा है। कौन सी सक्रियण ऊर्जा? विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा कौन सी है? विद कैटालिस्ट। विद कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट के साथ ये, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये। समझ गए? अब एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड देहली ऊर्जा, सुना होगा आपने 11th क्लास में, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो देहली ऊर्जा होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है ना बच्चों, इसकी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होती है? ये टोटल देखो, मतलब अभिकारक की न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि वो प्रोडक्ट में बदल जाए। उत्प्रेरक के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो वाली एनर्जी कौन सी है? कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। यानी देहली ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा E माइनस क्या करो? सक्रियण ऊर्जा कौन सी? विदाउट कैटलिस्ट, माइनस आप क्या करोगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? देहली ऊर्जा आ जाएगी। यानी ये तो इसका प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। अच्छा, इधर देखो, ये जो टोटल अपने पास एनर्जी है, ये कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वाली कौन सी है? सक्रियण ऊर्जा है। समझ गए बात? अच्छा, तो अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? ये तो था कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या कर देता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? उस रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा को कम करके। ग्राफ इस बढ़िया तरीके से बनाओगे, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? इस कैटलिस्ट ये बढ़ाता है रेट को। कैसे बढ़ाता है? इधर देखो, उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैसे? उत्प्रेरक किसी केमिकल रिएक्शन की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। यह रेट केमिकल रिएक्शन में सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को, ऊर्जा को कम करके बढ़ाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर
उत्प्रेरक की अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक की अमाउंट मतलब मात्रा व कंपोजिशन संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? उत्प्रेरक क्या करता है? केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? केमिकल रिएक्शन की सक्रिय ऊर्जा को कम करके किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। इस सक्रिय ऊर्जा के कम होने से ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट मतलब ये कैटलिस्ट खत्म हो जाएगा। कैटलिस्ट की अमाउंट और कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। बात समझ गए? अच्छा, तो नेक्स्ट देखो इधर, ये तो था कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट के इफेक्ट के बाद अपन देखते हैं किसका? टेम्परेचर का इफेक्ट। किसका देखते हैं? टेम्परेचर का इफेक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको अपन जानते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इफेक्ट जो क्या करता है, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा है? टेम्परेचर है। कौन सा है बच्चों? टेम्परेचर। जो भी है 8 शायद, क्या है? टेम्परेचर, तापमान। अब देखो ये ताप क्या करता है, तापमान क्या करता है केमिकल रिएक्शन को? जनरली मैं बात करूं सामान्यतः, जनरली यदि आप सामान्यतः बात करोगे तो केमिकल रिएक्शन की टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है? बढ़ती है। सामान्यतः ये बात है कि टेम्परेचर बढ़ाओ केमिकल रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होमोजीनियस रिएक्शन के लिए, होमोजीनियस मतलब समांगी, मतलब दोनों रिएक्टेंट एक जैसे, होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान के बढ़ने पर प्रायोगिक रूप से देखा गया कि केमिकल रिएक्शन की रेट, रासायनिक अभिक्रिया की, होमोजेनियस रिएक्शन के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने पर प्रायोगिक रूप से देखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग डबल या ट्रिपल हो जाता है, दुगुना या तिगुना हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब प्रायोगिक रूप से देखा गया। होमोजेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट दोनों एक जैसे हो, उस कंडीशन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट या तो दुगुना बढ़ जाता है या त्रिगुना बढ़ जाता है। कैसे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये प्रैक्टिकली रूप से डिटरमाइन है। ठीक है ना, 11th क्लास में और भी देखा आपने, ध्यान हो तो थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, तो देखिए नेक्स्ट, ये तो बात हुई तापमान की। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर तापमान के प्रभाव को अधिक समझने के लिए हम आरेनियस इक्वेशन, किसका रे? आरेनियस इक्वेशन का यूज लेते हैं कि हेल्प लेते हैं, कि सहायता लेते हैं। आरएनएस इक्वेशन होती है बच्चों वो वास्तविक रूप से किसी भी केमिकल रिएक्शन तथा रेट के इफेक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को बताती है। कौन? आरएनएस इक्वेशन। इसका मतलब अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को जानना है तो अपन आरएनएस इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाया तो रेट कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी या ज्यादा कितनी बढ़ेगी। इसको जानने के लिए अपने किसको देखेंगे? आरएनएस इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे कि टेम्परेचर का वास्तविक इफेक्ट कैसा है, इसको अपन आगे जानेंगे। ठीक है, अब देखो आरएनएस इक्वेशन होती क्या है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। आरएनएस इक्वल टू के इक्वल टू क्या होता है? ए
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये है क्या है, आरेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस समीकरण है। कौन सा, ये वाला। समझ गए बात? तो ध्यान से देख लेना, ये जो है के, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल। मतलब हिंदी में बात करूं तो फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी क्या होते हैं, पूर्व घातांक। क्या बोलते हैं, पूर्व घातांक। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्या है, घातांक है, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी, सक्रिय ऊर्जा है। कौन सी है, एक्टिवेशन, सक्रिय ऊर्जा है, एनर्जी। अच्छा, ये क्या है, के टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। आर है, आर, सॉरी आर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, यानी बात यह है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को तथा टेम्परेचर के प्रभाव, किसी भी केमिकल रिएक्शन के वेग पर टेम्परेचर के प्रभाव को समझने के लिए अपन आरेनियस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। आरेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अच्छा, ये आरेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, और यहाँ प्री एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, पूर्व घातांक बोलते हैं। ठीक है, ये अपन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। अच्छा, ये तो बात हो गई किसकी, टेम्परेचर के प्रभाव पर किसी केमिकल रिएक्शन। जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की रेट टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, अब अपने लास्ट रहा है क्या, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। केमिकल रिएक्शन की रेट पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए इधर नोट्स प्रिपेयर करने हैं बढ़िया वे से। हो सका तो मैं नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा आज ही। तो अब देखो इधर मैं बात करता हूं किसकी, फैक्टर विच ऑन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इसका लास्ट इफेक्ट है कौन सा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ही मेन इफेक्ट है अपने पास। तो कंसंट्रेशन ही बड़ा लेक्चर है, लगभग आधा चैप्टर इससे ही कवर होगा। आधा क्या, ज़्यादातर इस चैप्टर का जितना कंपोजिशन है उसका मैक्सिमम पार्ट कौन कवर करेगा, ये कंसंट्रेशन करेगा। अब कंसंट्रेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्रता। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को सांद्रता कैसे इफेक्ट करती है, तो इसको अपन जान लेते हैं। ध्यान रहना, जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन increases when increases temperature, concentration, when increases concentration। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है, इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होती है, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। यानी सामान्यतः अभिक्रिया का वेग सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। लिख लोगे लाइन, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो इधर अपन बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो अनइफेक्टेड होती है, कंसंट्रेशन के सेंस बढ़ने पर अनइफेक्टेड होती है। कई केमिकल रिएक्शन, कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं सांद्रता के परिवर्तन पर कई रासायनिक अभिक्रिया सांद्रता के बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रता के बढ़ने पर क्या होती है रे, घटती है। ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके आप क्या करोगे, सांद्रता बढ़ाओगे लेकिन केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगी, घटेगी। लेकिन सामान्यतः बात करूं मैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ती है कैसे, जब टेम्परेचर यानी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। और कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन वो क्या होती है,
अफेक्टेड अनइफेक्टेड होती है किसके, टेम्परेचर के बढ़ने पर, अप्रभावित रहती है। ठीक है, और कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनके क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती है जो क्या कहती है, कुछ रिएक्शंस टेम्परेचर के बढ़ने पर, कंसंट्रेशन के बढ़ने पर के परिवर्तन पर, यानी बढ़ना या घटना, कुछ केमिकल रिएक्शन सांद्रता के परिवर्तन पर अप्रभावित रहती हैं, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो इस लेसन की बात करूं तो ज्यादातर पोर्शन रहेगा वो इसी का ही रहेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट